फोर्थ लेवा, बैटल मैजिशियंस की वर्दी पर कलंक लगाना बंद करो। तुम सबके ना कोई उसूल है और ना आर्मी में दिलाई गई शपथ, वो सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, आरव ने गुस्से में कहा। आरव ने ऐसा जानबूझकर कहा था। वो जानता था कि शिखा को अपने ट्रेंड किए हुए सैनिकों पर बहुत घमंड था। वहां इस वक्त ये बताना मुश्किल था कि आखिर में कौन जीतेगा, या फिर कहना चाहिए कि कौन जिंदा बचेगा। लेकिन आरव ने यह खतरा इसलिए मोल लिया था क्योंकि उसके पास 4 एलिमेंट्स थे, जिसके कारण उसके जिंदा बचने की उम्मीद भी बाकी सबसे ज्यादा थी। और इसके अलावा वो बहुत मुफ्त था, उसके मन में जो आता था वो बोल देता था। लेकिन आरव की बातों से शिखा के अगरूर को ठेस पहुंची थी। उसे अपने बैटल मैजिशियन होने पर गर्व था। उसका काम अपने सीनियर के ऑर्डर्स मानना था और इस बार भी उसने वही किया था। लेकिन ये काम कोई नेक काम तो बिल्कुल भी नहीं था। वो जानती थी कि अब उनसे उनके टाइटल्स भी छीनने वाले थे और मैजिक कोर्ट में उनकी सुनवाई भी होने वाली थी। जितनी भी इज्जत उन्होंने आज तक कमाई थी, सिर्फ इस एक काम से मिट्टी में मिलने वाली थी। भले ही बख्तावर एकदम सिरफिरा था, लेकिन शिखा वैसी नहीं थी। वो अपने इस काम को लेकर बेहद शर्मिंदा थी, लेकिन फिर भी बार बार खुद को बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ इंसानियत की भलाई के लिए था, भले ही अभी इसमें कई लोगों की जान जा रही थी। कुछ पल बाद शिखा ने देखा कि मगर छिपकलियां और अदाताए छिपकलियां उन्हें चारों तरफ से घेर रही हैं। अगर उनकी जगह कोई और मैजिशियन होता तो इतने सारे डीमन बीस्ट को देखकर सकपका गया होता, लेकिन उनके लिए वो महज कुछ छिपकलियों के अलावा कुछ भी नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में जिंदा रह सकते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, शिखा ने हंसते हुए कहा और फिर अपने पीछे खड़े हुए सोल्जर्स को बैटल की पोजीशन में आने का ऑर्डर दिया। क्या आरव ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था? कहीं उस लेडी बैटल मैजिशियन शिखा को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ था और इसलिए वो ऐसा कर रही थी? जाओ, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी, लेकिन उसकी जगह तुमसे एक शर्त लगाती हूँ। अगर तुम्हारे मरने से पहले मेरा एक भी सैनिक मरा तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी, शिखा ने कहा। शिखा आरव को नहीं मार सकती थी, उल्टा उसे कुछ हद तक उसकी रक्षा करनी थी, वरना मरने के बाद वो उनका टेस्ट सब्जेक्ट कैसे बनता। आरव के इस हमले से दोनों साइड को नुकसान होने वाला था, इसलिए शिखा ने सोचा कि क्यों ना इसे एक कंपटीशन बना दिया जाए। कोई इच्छा है तुम्हारी? शिखा ने कहा। आरव अब अपनी पूरी बत्तीसी दिखाकर मुस्करा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो विशाल छिपकलियां उनसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। हाँ, और ये मत बोलना कि हम तुम्हें जाने दें, तुम्हारी वो इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, शिखा ने कहा। तुम तो मुझे रियायत ही नहीं दे रही हो और देखा जाए तो हम लोग एक ही मुसीबत में फंसे हैं। वो छिपकलियां हम सब पर हमला करेगी, आरव ने कहा। वो लोग इस वक्त हजारों विशाल छिपकलियों से घिरे हुए थे। कोई भी वहां बिना लड़े बाहर नहीं निकल सकता था। ये बताना भी मुश्किल था कि आखिर में कौन जिंदा बचता, और ऐसे माहौल में भी उन्हें कंपटीशन सूझ रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही ऑफर कर सकती हूँ, अगर तुम एक आर्म स्टूडेंट होते तो मैं इतना भी नहीं करती। आर्म स्टूडेंट मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो? शिखा की बात से आरव कंफ्यूज हो गया था। मैंने तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी है। मैं जानती हूँ कि संजीवनी भूमि में आई आपदा में और जादू नगरी में शैतान नगरी के लोगों को पकड़वाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ था, शिखा ने शांति से कहा। अगर तुम सच में मेरी इज्जत करती हो तो इस मिशन को यही अधूरा छोड़ दो और पीछे हट जाओ। हम सबके मरने से किसी का फायदा नहीं होगा। आरव देख पा रहा था कि शिखा इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो तो मैं नहीं कर सकती, शिखा ने कहा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें मनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो करना है करो। आरव का सब्र अब खत्म हो चुका था। पहले उसे लगा था कि वो शिखा को समझा बुझाकर ये गलत काम करने से रोक लेगा, लेकिन वो तो इसके लिए तैयार ही नहीं थी, और देखा जाए तो अब उनके पास बात करने का वक्त भी नहीं बचा था। आरव के सिर्फ 100 मीटर दूर एक विशाल छिपकली आ गई थी। उसकी साइज लगभग एक ट्रक जितनी बड़ी थी और उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो इंसानी चर्बी खाने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। फायर बस्ट, आरव ने तुरंत अपनी फायर स्पेल का इस्तेमाल किया। उसके हाथ से रोज फ्लेम फायर बॉल सीधा उस विशाल छिपकली के शरीर पर गिरी और वो फट गई। धमाके के असर की वजह से वो छिपकली रोड के दूसरी तरफ गिर गई और रोज फ्लेम उसके पूरे शरीर पर फैलने लगे। उसे थोड़ी चोट तो लगी थी, लेकिन ये प्राइमरी लेवल स्पेल उसे मारने के लिए काफी नहीं था। वो तुरंत खड़ी हुई और तेजी से आरव की तरफ हमला करने के लिए उसे पड़ने लगी, जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। ये लो, अब इसका मजा चखो। आरव ने एक बार फिर उस छिपकली पर फायर बस्ट से हमला किया। आरव ने यह हमला उसके निचले जबड़े पर किया था। इससे हुए धमाके ने उसके मुंह का एक हिस्सा ही उड़ा दिया था। ये जिंदा तो थी, लेकिन अब किसी काम की नहीं बची थी। जब आरव उस विशाल छिपकली से लड़ रहा था, उसके हाथ की लाइटिंग स्ट्राइक आग की तरह तेजी से चारों तरफ फैल गई। फोर्थ लेवल लाइटिंग स्ट्राइक एक साथ कई सारे हमले कर सकती थी।
सिर्फ इतना ही नहीं, वो जमीन से होकर भी जा सकती थी। आरव अभी इसी का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसके 20 मीटर के दायरे में चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक जमीन पर फैल गई थी। इस 20 मीटर के दायरे में लाइटनिंग एक दूसरे से मिल रही थी, जिसके कारण जो भी छिपकली इस दायरे में आ रही थी वो पैरालाइज होती जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें जोर के झटके भी लग रहे थे। इसकी लाइटिंग स्ट्राइक तो कमाल की है, शिखा ने कहा। वो पूरे समय आरव को देख रही थी और उसे देखकर बहुत हैरान थी। वो जानती थी कि एक सोल सीड वाली लाइटिंग स्ट्राइक भी इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। आरव ने अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक को किसी और तरीके से शक्तिशाली बनाया था, वरना उसकी शक्ति इंटरमीडिएट मैजिक जितनी खतरनाक ना होती। लाइटनिंग स्ट्राइक एक प्राइमरी लेवल स्पेल थी और इसलिए आरव जितना चाहे, जब चाहे, उसका इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही उसकी पहली लाइटिंग स्ट्राइक का असर खत्म हुआ, उसने तुरंत दूसरी लाइटिंग स्ट्राइक से हमला बोल दिया। भले ही वहां इतनी ज्यादा विशाल छिपकलियां थीं, लेकिन कोई भी उसके 20 मीटर के दायरे में नहीं आ पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आरव को कोई हरा ही नहीं सकता था। शिखा आरव की कॉम्बैट पावर को देखकर काफी इंप्रेस थी। आरव एक प्राइमरी लेवल स्पेल का एक्सपर्ट बन गया था और साफ दिख रहा था कि उसका टैलेंट सबसे अलग था। वहीं दूसरी तरफ शिखा के सैनिक भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए एक गोला बना लिया था और आइस एलिमेंट के फ्रिज स्पेल और अर्थ एलिमेंट की अर्थ वेव से मगर छिपकलियों को अपने करीब आने से रोक रहे थे। इसके अलावा वो नजर रख रहे थे कि कोई भी वॉरियर क्लास बीस्ट वहां न आए। उस पूरे इलाके में विशाल छिपकलियों का जमावड़ा लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वहां उन छिपकलियों की बाढ़ आ गई थी। उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि रोड पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। ये छिपकलियां मैजिशियन के पास आती जा रही थी। कुछ तो आसपास की बिल्डिंगों पर भी चढ़ने लगी थी। आरव के पैरों के पास 10 से ज्यादा विशाल छिपकलियों की लाशें पड़ी हुई थी। उसके लिए इन सर्वेंट क्लास बीस्ट को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन परेशानी ये थी कि जितनी छिपकलियां उसने मारी थी, उनसे कई गुना ज्यादा छिपकलियां अभी भी जिंदा थी। वो इन सबको नहीं मार सकता था, तब तक तो उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाती। आरव ने मुड़कर शिखा और उसके सैनिकों की तरफ देखा। वो ऐसे बैटल्स में बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। आरव ने भी देखा कि वो इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग मिशन पर आए थे, वो सब सर्वेंट क्लास बीस्ट को मारने के लिए बिना सोचे समझे अपने इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी। उनकी शक्ति बहुत लिमिटेड होती थी और उसे बिना मतलब के इंटरमीडिएट स्पेल्स पर खर्च करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना होता था। ऐसी जगह पर जिंदा रहने के लिए एनर्जी को बचाना सबसे जरूरी था। शिखा के सैनिक भी अपनी शक्ति बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो तब तक अपनी इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं करते जब तक उन्हें उसकी सख्त जरूरत ना हो। वो जानते थे कि उन्हें इन विशाल छिपकलियों से निपटने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, क्योंकि वो उनके टीले से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे। चीते, संभल कर, आरव ने चीता को सतर्क करते हुए कहा, क्योंकि उसके बाएं तरफ से एक अदाताई छिपकली उस पर हमला करने वाली थी। चीता मगर छिपकली को तो संभाल सकता था, लेकिन अदाताई छिपकलियां उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती थी। उनकी साइज ही इतनी बड़ी थी कि उनके चलने से रोड कांप रही थी और उन्होंने रास्ते में कई बिल्डिंगों को चूर चूर कर दिया था। चीता ने उस अदाताई छिपकली को गुस्से से घूरा। ये छिपकली एकदम सुर्ख लाल थी और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी, रास्ते की बिल्डिंगों में अपनी पूंछ मार रही थी, जिससे वो एक एक करके टूटती जा रही थी। वो इतनी सारी मगर छिपकलियों में सबसे अलग दिख रही थी। उसके आसपास की मगर छिपकलियां उसका शक्तिशाली और आब महसूस करके उसके लिए रास्ता बना रही थी। एक फायर टाइप अदाताई छिपकली, शिखा ने भी उस अदाताई छिपकली को देख लिया और तुरंत अपनी स्टार एटलस बनाने लगी। वो किसी भी कीमत पर आरव को यहाँ मरने नहीं दे सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सही मौका मिलने पर वो आरव को बंदी नहीं बनाएगी। ये तो उसका सबसे पहला मकसद था। अरे मेरी तरफ मत आओ, मेरी तरफ मत आओ। अरे यार, इन छिपकलियों के दिमाग में भूसा भरा होता है क्या? जब वहां इतने सारे सैनिक हैं तो इसको मेरी तरफ आने की क्या जरूरत है? जब आरव ने उस फायर टाइप छिपकली को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके गुस्से की सीमा नहीं रही। भले ही वहां कितनी भी छिपकलियां हों, लेकिन आरव अपनी लाइटिंग स्ट्राइक से एक दायरा बनाकर उन्हें अपने करीब नहीं आने दे रहा था। लेकिन ये लाइटिंग स्ट्राइक उस फायर टाइप अदाताई छिपकली पर उतनी असरदार नहीं हो रही थी। उस पर सिर्फ वही लाइटिंग स्ट्राइक असर करती जब आरव अपने थंडर बोल्ट से उसके शरीर पर हमला करता। चीता, कुछ करो और इस अदाताई छिपकली को उन सैनिकों के पास लेकर जाओ, आरव ने चीता से कहा। चीता और आरव की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। मौका मिलते ही वो दोनों अपने दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही चीता उस अदाताई छिपकली का ध्यान उन सैनिकों की तरफ खींचने वाला था, तभी शिखा उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई।
वैसे तो उसका काम आरव को सुरक्षित रखना और वहां से भागने ना देना था, लेकिन अगर आरव उसके खिलाफ कुछ करता तो वो भी उसे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटती। शिखा की शक्ति मीरा जितनी ही थी, इसलिए चीता ने उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं की और आरव को अपना प्लान बीच में ही आधा छोड़ना पड़ा। अब पिछली बार की तरह ही इस बार भी चीता उस वॉरियर क्लास बीस्ट से लड़ने वाला था और आरव उन सर्वेंट क्लास बीस्ट से। चीता के बिना उसे एक साथ इतनी सारी मगर छिपकलियों को रोकने में परेशानी हो रही थी। वो अपने पीछे एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया ताकि बिल्डिंग के निचले हिस्से को अपनी शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। उसके अलावा वो अब कहीं भी नहीं जा सकता था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ छिपकलियां ही थीं। आरव लगातार अपनी मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी लाइटिंग स्ट्राइक उन विशाल छिपकलियों से उसकी रक्षा कर रही थी। अगर उसे यहाँ से भागना होता तो वो एक बार में 10 गुना ज्यादा बीस्ट का सफाया कर सकता था, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ वो खुद भी फंसा हुआ था, ये करना नामुमकिन था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी छिपकली के पास लाइटनिंग एलिमेंट नहीं था, वरना अब तक तो उसका भरता बन गया होता। देखो, हमारे साथ चलो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी लाइटिंग स्ट्राइक काफी अच्छी है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी शक्ति खत्म होगी तुम इनका खाना बन जाओगे। मैं कहती हूँ हार मान लो, शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। कमांडर ने कहा था कि तुम अब तक के सबसे परफेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट हो। भले ही अब तक हमारा एक्सपेरिमेंट सफल ना हुआ हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमें पूरी उम्मीद है कि ये जरूर सफल होगा, शिखा ने आरव की तरफ देखते हुए कहा। शिखा उसके ज्यादा पास नहीं जा रही थी। उसे डर था कि कहीं ज्यादा दबाव में आने के बाद आरव अपनी जान ना दे दे। कोई भी इंसान बेइज्जती भरी जिंदगी की जगह एक सम्मान भरी मौत चुनना ज्यादा पसंद करता है, और जब वो यहाँ मरने ही वाला था तो वो इन सबके चंगुल में आकर एक टेस्ट सब्जेक्ट क्यों बनता। शिखा चाहती थी कि आरव हार मान ले और उनका टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए राजी हो जाए। इन विशाल छिपकलियों से लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आरव मान जाता तो वो लोग आसानी से यहाँ से भाग सकते थे। लेकिन आरव तो उल्टा उन छिपकलियों के टीले के पास ही जाता जा रहा था, जिस वजह से वो लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। अगर आरव उन छिपकलियों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देता तो उनका मिशन तो फेल हो जाता और उनके एक्सपेरिमेंट में भी बहुत बड़ा नुकसान होता। ये आरव इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रहा है? अगर ये ऐसे ही उस टीले के पास जाता रहा तो हम सबकी मौत हो जाएगी, शिखा ने मन ही मन सोचा। आरव शिखा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करने वाला था। वो भले ही वहां खड़ी थी और उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए मना रही थी, लेकिन आरव को अच्छे से याद था कि शिखा ने ही उर्वी और अविष्का को मारा था। हालांकि शिखा में अब भी थोड़ी अच्छाई बाकी थी, लेकिन वो बहुत कम थी, इसलिए उसे कुछ भी समझाना काफी मुश्किल था। वो बार बार उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। आरव को तो लग रहा था कि शिखा पागल ही हो गई है। उसने खुद उन लड़कियों का दर्द देखा था जिन्हें उन राक्षसी महामाया ने इन्फेक्ट किया था। उसने विराट को उस दर्द से गुजरते हुए देखा था जब उसे एक शापित शैतानी लाश में बदल दिया गया था। और कुछ भी हो जाए, आरव इस कठोर दिल वाली बैटल मैजिशियन के सामने हार नहीं मानने वाला था। उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो अपने गलत कामों को सही बताकर महान बनते फिरते थे।